स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। ब्लैक फंगस की बीमारी अब बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अभी एक महामारी से हम उबर ही रहे हैं कि दूसरी बीमारी शरीर में एंट्री ले रही है। क्या है ब्लैक फंगस, कौन इसकी चपेट में आ सकता है, इस फंगस से कैसे बच सकते हैं और कहां पाया जाता है ये ब्लैक फंगस, इस पर पूरी जानकारी हम आपको शो के जरिए देने वाले हैं। हमारे साथ 5 बड़े डॉक्टर्स का पैनल है जो बताएंगे कि ब्लैक फंगस को कैसे मात दें। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस पर बड़ी पड़ताल। जानलेवा ब्लैक फंगस क्या है? इससे घबराने की जरूरत है क्योंकि ये जो फंगस है ये लिटरली एक कैंसर के तरह बॉडी में फैलता है और ये जानलेवा भी है। कैसे फैलती है ये बीमारी? म्यूकोरमाइकोसिस है, ये शुगर पे पनपती है। दूसरी जो बात कोरोना में आ रही है, जो एक्टिव केसेस होते हैं कोरोना वायरस के, कोविड के, उनमें फेरेटिन लेवल्स बढ़ते हैं। फेरेटिन एक आयरन होता है और ये म्यूकोरमाइकोसिस फेरेटिन पे भी पनपता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ब्लैक फंगस की चपेट में सबसे ज्यादा कौन? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके और जितनी जल्दी आप ठीक हो रहे हैं, आप स्टेरॉइड को बंद करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक घर में अगर किसी को स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ भी रही है तो दूसरे को जरा सा बुखार स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहा है। सेल्फ मेडिकेशन, सो दिस इज वेरी डेंजरस। क्या है ब्लैक फंगस का इलाज? ये भी रिपोर्टेड है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत बड़ा थ्रेड है। इसको कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस का जो है अब नोटिफाइबल डिजीज है बहुत सारे स्टेट्स में और कंट्री में। इसके आईसीएमआर को भी रिपोर्ट जा रही है इसकी। यूपी में कहां हो रहा है इलाज? मॉइस्चर जो है आज की तारीख के अंदर इसका परेशानी है। मॉइस्चर से फंगस होता है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर, धुला हुआ उसको पहने। जानिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ सबसे बड़ी चर्चा। ब्लैक फंगस की दोहरी मार, क्या है बचाव, क्या है उपचार? हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल जुड़ रहा है जो आपको एक एक चीज के बारे में बताएगा कि आखिरकार ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, कैसे पहचाने, कैसे इसका इलाज हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं अपोलो से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक फोर्टिस हॉस्पिटल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल भार्गव, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी हम जूझ ही रहे थे कि पोस्ट कोविड की तकलीफों ने हमें घेर लिया, खासकर ब्लैक फंगस से। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं सीधे और सरल शब्दों में कि ब्लैक फंगस होता क्या है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ब्लैक फंगस एक फंगस है, एक म्यूकोरमाइकोसिस है जिसका नाम फंगस है, जो एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। फंगस एस्परजिलस भी होती है और सफ़ेद फंगस जिसे कैंडिडा कहते हैं वो भी होती है। जब भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ये फंगस अपना घर हमारे शरीर को बना लेती है और हमारे अंगों को मारती है। ये बात समझना है। हमारे जैसे ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के लिए ये फंगस कोई नई चीज नहीं है। ये बात समझिए, ये 20 साल से फंगस प्रेजेंट है। अभी भी जो घर में आप सांस ले रहे होंगे, स्टूडियो में सांस ले रही होंगी अपर्णा जी, वहां पे फंगस के स्पोर होंगे।
बट फंगस कॉमनली नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। कोरोना के चलते कोरोना ने प्रतिरोधक क्षमता को कम किया, स्टेरॉइड ने ब्लड शुगर्स को बढ़ाया और टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों ने हमारी शरीर की क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता को कम किया। इसलिए म्यूकरमाइकोसिस नाक से घुस के राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस करा रही है। देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट में लंग में भी होती है, पेट में भी होती है, पर कोरोना काल में 90% केसेस सिर्फ यहां से लिमिटेड है। नाक से घुस के मुंह के अंदर, आंखों के अंदर अपना कब्जा करके परेशान कर रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है कोविड के समान। सिर्फ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, शुगर ठीक से मैनेज नहीं हुई है, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस ने अपना घर बना लिया है। कोविड कहीं नहीं जाने वाला, स्टेरॉइड का यूसेज होगा, ज्यादा यूज नहीं करना, एप्रोप्रिएट डोज में यूज करना है और साथ में शुगर को कंट्रोल करना है। जो लोग स्टेरॉइड पहली बात तो खाएंगे नहीं बिना पूछे, और अगर खाएंगे तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, म्यूकरमाइकोसिस अपने घर नहीं बनाएगा, ये बात मान के चलिए। बिल्कुल। और जो पूरा ट्रीटमेंट है उसके बारे में विस्तार से हम आपसे समझेंगे। डॉक्टर दीपाली, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, सदियों सालों से है, ये डॉक्टर भार्गव ने बताया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से सही तरीके से सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हुआ, और जो हम मास्क लगा रहे हैं उसे हम धो नहीं रहे, धूप में नहीं सुखा रहे हैं, उसमें मॉइस्चर रह रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है इसके पनपने का। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया ब्लैक फंगस क्या है। और अपर्णा जी, अभी आज ही एक डॉक्टर साहब हैं इंदौर से जिन्होंने अपनी 220 म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स पे स्टडी करा है, और उन पे आया है कि जो पेशेंट्स को स्टीरॉयड नहीं भी दिया 70% उनमें भी केसेस मिल गए। कुछ लोग जो हॉस्पिटल भी नहीं गए, सिर्फ घर पे सेल्फ मेडिकेट हुए, उनको भी म्यूकरमाइकोसिस आया। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये ब्लैक फंगस का किस चीज के साथ है, क्यों उसका एपिडेमिक बन गया है और बढ़ते जा रहे हैं केसेस, वो तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। मगर जी हाँ, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बहुत स्टीरॉयड लोगों को खिलाया है। कोविड में जिस डोजेस में दिया जाता है उससे ज्यादा डोजेस में भी खिलाया है हमने। एडमिटेड पेशेंट्स को पेम्फिगस में हम पल्स थेरेपी देते हैं जो बहुत हाई होती है, तो हमने नहीं देखा था ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस का जो भी अजीब रीजन है, मगर जो हम लोगों के हाथ में है वो यही है, बार बार हाइजीन हाइजीन हाइजीन। ब्रश करें, मास्क को बेफालतू बार बार ना पहने। अगर आप धोने वाला कपड़े का मास्क पहनते हो तो उसको आज पहना है, 5 घंटे बाद दूसरा 5 घंटे बाद कपड़े का मास्क पहने। आज वाले को धोएं, सुखाएं उसको। अगर आपके पास अभी बारिशें भी आने वाली हैं तो आयरन से उसको प्रेस कर ले, वो बहुत अच्छा तरीका होता है, उससे गर्म भी हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है मास्क। और उसको 2-3 दिन बाद पहने। ऐसे 3-4 कपड़ों के मास्क पहनाएं। और 3 प्लाई मास्क अगर पहनते हो तो 3 प्लाई को डबल लेयर करना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। 3 प्लाई भी सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए ही हम पहन सकते हैं। जी डॉक्टर आत्रे, क्या ये कंटेजियस भी होता है? सिर्फ जो कोविड से जूझ रहे हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हीं को होगा, या जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें आपने कुछ अंतर महसूस किया है? देखिए, कंटेजियस तो फंगस है ही। स्पोर्स के थ्रू ये एक दूसरे में, या ये समझिए जैसा डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि वातावरण में इसके फंगल स्पोर्स घूम रहे हैं। और जो भी लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, या जो भी हाई डोज स्टेरॉइड पर हो, उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाने की वजह से ये फंगल स्पोर्स जो आमतौर पर नाक में रहते हैं या वातावरण में हवा में घूम रहे हैं और हम उनको रोज इनहेल कर रहे हैं, वो हमारी नाक में घर बनाकर और वो वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बीमारी कर देते हैं। तो ये बेसिकली कंटामिनेशन तो है ही और फैलता तो है ही। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो जरूरतें हैं वो ये हैं कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। इसके लिए मैं 5 पॉइंट बोलता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसा कि डॉक्टर दीपाली ने बताया कि आज ही स्टडी आई है कि जिन लोगों में स्टेरॉइड नहीं मिल रहा था उनमें भी 20% लोगों में ये ब्लैक फंगस पाया गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रिलेशन है कोविड और ब्लैक फंगस के बीच में, या म्यूकरमाइकोसिस के बीच में, कि कोरोना के मरीजों को ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कोई ऐसी ड्रेडेड
ऐसी चीज नहीं है कि नॉर्मल लोगों को भी ये ब्लैक फंगस की बीमारी होने लगे, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आप कोविड से बचें। जी। जो प्रिकॉशंस सब लोगों को बताए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस कोविड के लिए वो लें। मास्क की सफाई रखें, मास्क को लगातार बहुत दिन तक या बहुत ज्यादा देर तक यूज ना करें, उसको धोते रहें, अगर डिस्पोजेबल है तो दूसरा लगाएं। डायबिटीज कंट्रोल में रखें। व्हाट्सएप के मैसेजेस या फिर यारों दोस्तों के फॉरवर्डेड मैसेजेस पर जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं स्टेरॉइड, डर के मारे अपने आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। स्टेरॉइड्स जो हैं वो कम दिनों के लिए प्रेस्क्राइब किए जाएं, हम डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। अभी मैंने एक प्रेस्क्रिप्शन देखा जिसमें एक मरीज को डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन तीनों बहुत हाई डोज में चल रहा था। जी। तो हम डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको स्टेरॉइड्स की डोज को बहुत ज्यादा दिनों तक और डॉक्टर बहुत साहब, ज्यादा मैं हाई आपसे डोज में और ना दें। आगे जितना डिटेल appropriate हो, इन्फॉर्मेशन वही दें। हासिल करूंगी। डॉक्टर पुनीत भार्गव भी हमारे साथ जुड़ जी। गए हैं, उनको भी इस डिबेट इस डिस्कशन में शामिल कर लेते जी। हैं। डॉक्टर भार्गव, पहचाने कैसे, अगर कोई, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में हैं इस वक्त, अगर क्या तकलीफ हो जो शुरुआती दौर में ही इसकी पहचान हो जाए? देखिए, कोविड के पेशेंट्स में चाहे वो घर पर रहें चाहे वो हॉस्पिटल में हो, हम ये मान के चलते हैं कि 90% या 95% पेशेंट्स तो घर पे रह के नेचुरली ठीक हो रहे हैं। उनको तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिनमें सेकेंड स्टेज में हमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फीवर आ रहा है और स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं, उनको सावधान होना है कि अगर स्टेरॉइड खा रहे हैं तो हर 3 दिन के अंदर अपनी शुगर चेक करें। अगर शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी दवाई और इंसुलिन लेनी जरूरी हो जाएगी। साथ में सब डॉक्टर्स आज के टाइम में ब्लड थिनर्स दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है जिन पेशेंट्स को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग स्टेरॉइड और ब्लड थिनर देते हैं। मैं सर्जन हूं, मैंने अभी तक करीब 14 ब्लैक फंगस के ऑपरेशंस करे हैं जी। उसमें एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली कि ये फंगस डायरेक्ट स्प्रेड से तो जहां जा रहा है, बहुत ज्यादा टिश्यूज ऐसे मिले जिनके अंदर ब्लैकनिंग आई है वैस्कुलर नेक्रोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण। मतलब जो खून की नसें हैं वो ब्लॉक करने की क्षमता है कोविड के वायरस में। तो हम लोग ब्लड थिनर्स का जो सेवन है वो सीरियस पेशेंट्स में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब रही बात कि पेशेंट कैसे पहचाने कि मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं सोसाइटी में पैनिक बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हर जना ये सोचने लगे कि मुझे ब्लैक फंगस हो गया। बिल्कुल। जो लोगों की शुगर लेवल्स ठीक है वो तो वैसे ही रिलैक्स होके बैठ जाएं। सिर्फ जिनके हाई ग्रेड शुगर हुई है तो पहला सिम्टम उन लोगों के लिए होगा कि उन्हें चेहरे पे एक सुन्नपन की फीलिंग आती है। सेकंड, नाक में कोई क्रस्टिंग या पपड़ी फॉर्मेशन या ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा, आंख में भारीपन या लगातार सिर में दर्द होना या कभी कभी आंख के जो क्षमता होती है खोलने या बंद होने की वो कम होना। ये पहले अर्ली सिम्टम्स हैं। चेहरे पे सूजन, नाक ब्लॉक, क्रस्टिंग और ब्लीडिंग। जी, तो ये शुरुआत के लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ब्लैक फंगस से हो रहा है, ब्लैक फंगस की तकलीफ है या नहीं है। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपका रुख करूंगी अब। ट्रीटेबल है क्या, और अब किस स्टेज में आकर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ताकि इसका कम से कम असर रहे मरीज पर? देखिए, सबसे पहली बात है सस्पिशन। जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा, आपका माइंड को जानना जरूरी है। योर आईज विल सी व्हाट योर माइंड नोज। इसका मतलब आप लोगों को ध्यान रखिए कि कोई भी सिम्टम हो 1 महीने तक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जितनी जल्दी, हर बीमारी के अनुसार जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना ठीक कर पाएंगे। 2 ब्रॉड प्रिंसिपल हैं, एक सर्जरी का और दूसरा दवाई का। कभी भी म्यूकरमाइकोसिस होता है, बायोप्सी लेके या उसका टुकड़ा लेके कंफर्म करना पड़ता है कि म्यूकरमाइकोसिस है, नहीं तो वो एस्परजिलस और या व्हाइट फंगस जिसे आज चल रहा है कैंडिडा, वो भी कई बार इन्फेक्शन देखा गया है जो बहरूपिया की तरह बैठता है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, सर्जरी करके जितनी चीजें म्यूकरमाइकोसिस की निकाल सकते हैं उसको सर्जन निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, जहां पे एम्फोटेरिसिन, पोसाकोनाजोल और इजावाकोनाजोल करके 2 नई दवाइयां भारतीय मार्केट में अब उपलब्ध हैं जो दी जा सकती हैं। आज से पहले सिर्फ एम्फोटेरिसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता था,
महंगा इंजेक्शन है, आपको 2 हफ्ते तक लेना पड़ता है और उसके बाद ओरल गोलियों के माध्यम से 2 से 3 महीने तक का इलाज चलता है, जब तक रेडियोलॉजिकली मतलब जो एक्सरे सीटी स्कैन पे क्लियरिंग होती है या सिम्टम आपके जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप न्यूज़ 18 को जिस प्रकार से वो रूरल इंडिया में जाता है और अर्बन क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर चैनल है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनको जागरूक होना जरूरी है कि कोई भी सिम्टम हो, हेडेक का सिम्टम हो, नाक बहने का हो, आंखों में दर्द हो, अगले 1 महीने तक कोविड के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सब जैसा डॉक्टर कहता है, या तो बायोप्सी या टुकड़ा या एक्सरे या सीटी स्कैन करा के जल्द से जल्द म्यूकरमाइकोसिस का डायग्नोसिस बना के इसको हराएं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सर्जरी प्लस दवाइयां मिलके इलाज बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर रही हैं। आज तक से पहले उसकी मोर्टेलिटी हाई होती थी, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मोर्टेलिटी कम होती जा रही है। तो हमको घबराना नहीं है, तुरंत इलाज कराना है और इलाज बहुत सुदृढ़ है। बिल्कुल, तो पैनिक नहीं करना है, सही जानकारी मिले और सही वक्त पर हम डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि एक और अच्छी बात जो डॉक्टर्स का पैनल कह रहा है कि सेल्फ मेडिकेटेड ना हो, ले खुद को ही कि आपने खुद ही प्रिस्क्राइब दवा खुद को कर दी, जाकर ले आए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसके जरिए हमने कोई भी दवा हासिल कर ली। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अगर हम इसके इलाज की बात कर रहे हैं तो आपके पास भी कई तमाम तरह के पेशेंट्स आते होंगे। डॉक्टर्स जो कोविड का ये फेज है उसमें स्टेरॉइड्स लिख रहे हैं, कई बार उनकी मजबूरी बन जाती है अगर पेशेंट की ज़िंदगी को बचाना है तो, लेकिन स्टेरॉइड्स कहीं बहुत ज़्यादा ना दिए जा रहे हों, बहुत लंबे वक्त तक ना दिए जा रहे हों, तो क्या ऐसे में सेकेंड कंसल्टेशन लेना आप एडवाइस करेंगी? किस तरह से जो पेशेंट्स के जो तीमारदार हैं वो समझे इस चीज़ को? मैं एज अ डॉक्टर बिल्कुल ठीक नहीं मानती कि आप दूसरे डॉक्टर से एडवाइस को चेक करें। जी, अगर आपके कोई फैमिली में ही हो, कोई क्लोज हो, आपको लगता है आप कर सकते हैं तो जरूर करें। दूसरी चीज, ये जो ब्लैक फंगस के ऊपर देखा जा रहा है कि लोगों को घर में बैठे हुए भी ब्लैक फंगस हो रहा है कोरोना के साथ साथ एज अ सुपर इन्फेक्शन, तो मुझे कहीं ये भी लगता है कि जो एक्सेस स्टीम ली जा रही है और एक्सेस विटामिन लिए जा रहे हैं, उससे भी हमें आगे नए नए तरह के एपिडेमिक्स मिल सकते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी फंगस शरीर में तब आता है जब शरीर में आयरन का लेवल बहुत हाई हो, जिंक का लेवल भी अगर हाई हो तो फंगस ज्यादा ग्रो होता है। तो अब ये जो हम सेकेंड वेव में आ गए हैं, थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ वेव भी आ सकती है, तो जिन लोगों ने 1 साल विटामिन खा लिया है, आपके चैनल के द्वारा कहूंगी कि वो अब थोड़ा गैप ले लें, क्योंकि लोग एक्सेस विटामिन ले रहे हैं, घर बैठे हुए भी रोजाना स्टीम ले रहे हैं। रोजाना स्टीम लेने से नेजल म्यूकोजा वीक हो जाता है, जल भी सकता है, उसके अंदर भी क्रस्टिंग होके उसमें सुपर इन्फेक्शन में जो हवा में स्पोर्स हैं, फंगस वगैरह, और शरीर वैसे ही वीक है तो और इजीली हमारे शरीर में फंगस और नई भी तरह की और नई नई इन्फेक्शन आएंगी, वो भी बन सकती हैं। इसीलिए ज्यादा पैनिक ना करें, डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। आप एक डॉक्टर पे जा रहे हैं, उस पे भरोसा रख के उसकी दवाइयां लिखें। अगर आप सहमत नहीं है तो दूसरे पे जाएं और पहले को छोड़ दें। मैं सेकंड एडवाइस के लिए थोड़ा सा ज्यादा मानती नहीं हूँ कि डॉक्टर्स की सेकंड एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि जो स्टीम ले रहे हैं पैनिक में आकर, या कहे कि ओवर इन्फॉर्म्ड होकर, बीमारी है नहीं, लक्षण है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिकॉशंस के तौर पर वो घर पर ही स्टीम ले रहे हैं 2 से 3 बार। कई बार देखा गया है कि अधिक से अधिक गार्गल कर रहे हैं लोग। इस तरह का पैनिक, ये एक पैनिक ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे जी, ज्यादा स्टीम मैंने तो देखा है कि लोग 8-8, 10-10 बार भी ले रहे हैं और बहुत पास से स्टीम ले रहे हैं। नाक की म्यूकोजा उससे जल जा रही है और नाक में डैमेज हो जा रहा है। इसकी वजह से भी अगर नाक की म्यूकोजल बैरियर जो है, जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वो हट गई तो जो स्पोर्स पहले से रह रहे हैं वो वहां पर ग्रो करना शुरू कर सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन लोगों ने बहुत होल्ड की है, बहुत ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, बिना ह्यूमिडिफायर के यूज कर रहे हैं। तो जब ड्राई ऑक्सीजन नाक में जा रही है तो वो ड्राई ऑक्सीजन से भी क्रस्टिंग हो जाती है, नाक में सेक्रीशंस नहीं रहते हैं, नाक सूख जाती है और म्यूकोजल बैरियर फिर से डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से भी फंगल स्पोर्स जो है वहां पर ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा हम सब लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, प्लीज पैनिक मत करिए। अगर आपको कोविड नहीं है तो वैसे ही आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो और भी खतरा कम हो जाता है। अगर आप सेल्फ मेडिकेट नहीं कर रहे हैं तो भी आपका खतरा कम हो जाता है। तो पैनिक ना करें
और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो सही समय पर इसका निदान हो जाना, डायग्नोसिस हो जाना और इलाज हो जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से जागरूक होने की बहुत जरूरत है, और आपका चैनल ये जो पैनल कर रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और वो लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ केजीएमयू के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्लैक फंगस पर हमें चर्चा कर रहे हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे तमाम दर्शक हैं, उन तक पहुंचे। जो अभी का करंट सिनेरियो है उस पर क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए अपर्णा, जिस तरह से जो पैंडेमिक सेकेंड वेव आई बहुत तेजी से, और उसके बाद लगातार जो आईसीयू एडमिशंस हैं उनमें इजाफा हुआ, और जो ड्यूरेशन है, जो स्टे है, क्योंकि इस तरह से खतरनाक वायरस देखने को मिला कि जो सिम्टम्स हैं वो काफी मरीजों में सीवियर कोविड निमोनिया देखने को मिला। और ऐसे में जिस प्रकार से जो कमजोर हो जाता है शरीर लड़ते लड़ते, और लंग्स की जो कंडीशन है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं लंग्स, और ऑक्सीजन दे पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम लोगों को इसमें चलाने पड़ते हैं, उससे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है वो और ज्यादा बढ़ता है। और जिन मरीजों में पहले से कोई कोमोर्बिडिटीज है, जैसे कि खास करके डायबिटीज, ये भी देखने को मिल रहा है कि इन रोगियों में डायबिटीज का जो स्तर है, जिनको पहले कभी डायबिटीज नहीं थी, उनके शुगर लेवल्स भी बढ़े हुए मिल रहे हैं। और खास करके जो ये शुगर के रोगी हैं, इनकी डायबिटीज भी अनकंट्रोल हो रही है। तो ऐसे में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बनती है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है, और कई तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है, जिसमें HFNC मोड भी शामिल है, जिसमें कि 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तक दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि नेजल पैरानेजल साइनसेस हैं, नेजल म्यूकोजा है, ये एयर कंडीशनिंग के लिए होता है और नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है। लेकिन जो डिमांड है वो लगभग 6 से 10 लीटर पर मिनट होती है किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन यहीं पे 60 लीटर तक जब ऑक्सीजन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल डिफेंस भी इसमें कंप्रोमाइज होती है। और ऐसे में जब कभी भी घाव बनते हैं या रॉ एरिया डेवलप होता है, तो ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस, ये एनवायरमेंट में हर जगह है, और बारिश के मौसम में और ज्यादा हो जाता है। आप देखेंगे सभी जगह पे ये मिलता है। जैसे अगर आपको केले का छिलका अगर फेंकेंगे, तो वो शाम तक या अगले दिन तक काला काला उसमें जमा हो जाता है, वही ब्लैक फंगस है। हर जगह आपको मिलेगा। तो ऐसे में ये जो रॉ एरिया है, जहाँ नेजल म्यूकोजा में, पैरानेजल साइनसेज में, वहां पे ये ग्रो कर रहा है। और ये ऑलरेडी जो ओरल जो सिक्रीशंस हैं या नेजल सिक्रीशंस हैं, उनमें भी पहले से भी ये पाया जाता है फंगस। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट और कहीं पे रॉ एरिया डेवलप होना, ये इसके लिए एक बड़े ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि इसकी ग्रोथ को एक आसान, एक मैं कहूंगा कि एक अनुकूल एनवायरनमेंट इसको मिलता है ग्रोथ के लिए। जी अपर्णा जी, बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट ढूंढता रहता है ये भी, और जहां उसको लगता है कि यहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम है, वहीं पर ये अटैक कर देता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर हम उन बच्चों की बात करें जिन्हें कोविड हुआ है और जो कोविड से जूझकर अब पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में हैं, तो क्या वो अगर नॉन डायबिटिक हैं, तो क्या तब भी उन पर ब्लैक फंगस का खतरा रहेगा? अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि जो लोग डायबिटिक नहीं हैं, उनमें कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस होने के ऑलमोस्ट 0% चांसेस हैं। बट इसके साथ कैविएट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं मिला, फिर भी कोविड के दौरान स्ट्रेस की वजह से वो डायबिटिक स्टेटस में कन्वर्ट रहे या उनकी ब्लड शुगर हाई रही। एक बात समझना जरूरी है, इसकी जगह हमें यह बोलना चाहिए, जिन लोगों की शुगर नहीं बढ़ी किसी भी कारणवश, कोविड की वजह से या स्टेरॉइड की वजह से नहीं बढ़ी, उनका चांसेस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस होने के बहुत कम
संभावना है, तो इसलिए घबराए ना। बहुत सारी जगहों से ऐसी भी खबर आई कि घर में ना उन्होंने स्टीरॉइड ली फिर भी उनको हो गया। अगर हम उनका 3 महीने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं तो वो लोगों में डायबिटीज चल रही थी और कोविड के दौरान स्ट्रेस में डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं वायरस ऐसा बहरूपिया तो नहीं है जो लोगों को पेनक्रियास पे भी अटैक कर रहा हो। ये हमारे साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब देखिए समझिए इस बात को, किसी भी वजह से नेजल म्यूकोजा नाक की सतह खराब हुई, उसमें ब्रीच हुआ, म्यूकर माइकोसिस का स्पोर वहां जाके बैठा, शुगर बढ़ी, शुगर ने एसिड प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल नहीं लड़ पाए और म्यूकर माइकोसिस हो गया। एक बात समझिए, अगर आपको माइल्ड डिजीज है, शुगर नहीं बढ़ी है, तो चिंता ना करिए। और वो ऐसे लोग 90% हैं। देखिए 60 लाख लोगों में सिर्फ 8,000 लोगों को हुआ है। अगर मैं 4 लाख केसेस रोज 15 दिन के मानता हूं तो 60 लाख लोगों में सिर्फ 8,800 लोगों को हुआ है। इसका मतलब 0.14% लोगों को म्यूकर माइकोसिस हुआ है। घबराइए मत, बिल्कुल समझिए बीमारी को। कोई भी समस्या हो या आपको सिम्टम हो, डॉक्टर के पास जाके जांच कराइए, पैनिक मत करिए। जी डॉक्टर पुनीत, जब आपने जिक्र किया कि आपने कई सर्जरी भी अभी हाल के दिनों में की है इसको लेकर, तो जो मरीज के तीमारदार होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, तो किस स्टेज पर लेकर पहुंचे, कितनी जागरूकता आपने देखी और सर्जरी की नौबत कौन से स्टेज पर आकर होती है? ऐसा है, हम लोगों ने इसका एक सर्जिकल प्रोटोकॉल बना रखा है जी। जो भी पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है, आप समझ के चलिए अगर 10 पेशेंट मेरी क्लिनिक पे आते हैं उसमें से 8 या 9 तो वैसे ही ठीक निकलते हैं। हम लोग एक चेक एंडोस्कोपी कर लेते हैं विच शोज कि भाई कहीं भी कोई साइन तो नहीं है। इसका एक ब्लैक टर्मिनेट साइन दिखता है हमें, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम विच वी सी कि जो भी हिस्सा नेक्रोज हो गया या गल गया या डेड हो गया, वो उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। ये तो कोई ENT सर्जन ही डिटेक्ट करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा टू द सोसाइटी एट लार्ज कि किसी को भी कोई सिम्टम लगे तो अपने क्लोज ENT सर्जन को दिखा लें और वो सिंपल एक एंडोस्कोपी करके सबसे पहले चेक कर सकता है कि कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा। जी। फायदा उसका ये है कि अगर अर्ली चेंजेस हैं तो हमें हर पेशेंट को ऑपरेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल कोसागोनाजोल जो नई दवाई चली हुई है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैनिक नहीं है। इनिशियल स्टेज में दवाओं से ही कॉम्प्लिकेशन दूर हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश, अब बहुत कम समय मेरे पास रह गया है, लेकिन आखिर में आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि आप जो प्रिकॉशंस के तौर पर क्या सजेस्ट करेंगे जो पूरी जनता को? देखिए अपर्णा, एक तो हमें ये देखना होगा कि जो शुगर्स हैं जिनको या बढ़े हुए शुगर आ रहे हैं उन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि टाइट शुगर कंट्रोल हम लोगों को इन रोगियों में रखना होगा, क्योंकि हमें स्टेरॉइड थेरेपी देनी ही देनी होती है। तो उनकी टाइट शुगर कंट्रोल करें, अगर उनको इंसुलिन की आवश्यकता है तो वो दें। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपरली चेंज भी करते रहें उनकी ट्यूब्स को, और उनको बहुत ही डिसइंफेक्शन के साथ उन्हें क्लीन रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो ह्यूमिडिफिकेशन है, अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा एयर हम दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग, उसकी जो एयर कंडीशनिंग का काम जो नेजल पैरानेजल साइनसिस का है, उसको मशीन में, क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद में दे रहे हैं तो उसका प्रॉपरली होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप है जो लंबे समय तक आईसीयू में है और स्टेरॉइड पे है, शुगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, उस ग्रुप को लगातार चेक करते रहें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ब्लैक टर्मिनेट साइन है, या इसके लिए ENT का एक चेकअप होता रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर आवश्यक है तो तत्काल इनको जो भी एम्फोटेरेसिन बी या पोसाकोनाजोल या लाइपोलाइज जो एम्फोटेरेसिन बी है, ये मेडिकेशन है, इनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित होनी चाहिए जी। और मैं ये कहूँगा कि जो स्टेरॉइड की जो थेरेपी है इसको मिनिमाइज करना होगा, और इसको थोड़ा हम अर्ली अगर हम देंगे, जिन रोगियों में शुरुआत हो रही है, सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ अपर्णा कि जिन रोगियों में कोविड निमोनिया की शुरुआत हो रही है, उसी समय हम लोग हिट अर्ली एंड हिट हार्डर एंड हिट एंड रन, ये थेरेपी होती है स्टेरॉइड की। हम ज्यादा डोज से शुरू करके टेपर करके उसे 7 से 10 दिन में समाप्त कर दें,
इस तरह की तरफ हमको जाना होगा, जी। जिससे कि हम पूरी तरह इसको कंट्रोल कर सकें, पहले ही ट्रीट कर सकें, रादर कि हम ऑक्सीजन पे जाएं, आईसीयू में जाएं, उससे पहले ही बिल्कुल जब उसका सही वक्त पर सही शुरुआत इलाज, हो रही सही है, जांच, चाहे वो और इसी CT से स्कैन हम से पकड़े तमाम चाहे बीमारियों से सांस बच फूलने से सकते हैं। पकड़े, बहुत चाहे बहुत ऑक्सीजन शुक्रिया कम आप सभी होने से। डॉक्टर्स का, आपका ये अपना अनमोल समय हमारी चर्चा के लिए देने के, ताकि जो ब्लैक फंगस को लेकर A to Z जानकारी तमाम दर्शकों को हासिल हो पाए, यही मकसद